आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है कि सुओ मोटो केस नंबर 1/2023 जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो एक मामला तो चल रहा था किसी CCPO की तबादले और मुअत्तली के बारे में, लेकिन उसमें दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भिजवाया चीफ जस्टिस साहब के इस पे आप सुओ मोटो लें और इंतखाबात के इनकाद के लिए हुक्म जारी किया जाए या देखा जाए। तो 9 रुकनी बेंच आप सबके नोटिस में है। 9 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया। सियासी जमातें जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम शामिल थी, उन्होंने उन 2 जज साहबान पे जिन्होंने ये नोट इनिशिएट करवाया था और उन्होंने अपने उस हुक्म में जिसके ज़रिए उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा सुओ मोटो लिया जाए, कुछ तफसील से लिख भी दिया था, यानी अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया और कुछ और बैकग्राउंड भी थी। तो उन 2 जज साहबान ने रज़ाकाराना तौर पे उस केस से अलहदगी इख्तियार कर ली। स्टोरी गोज ऑन जी। और फिर वो 7 रुकनी बेंच में से 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अक्सरीती फैसला दिया और उसमें उन्होंने ये तय कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184(3), यानी कि सुओ मोटो नोटिस लेना या अज़ खुद जिसे कहते हैं हम इख्तियार इस्तेमाल करना, ये केस उसके लिए मुनासिब नहीं है। लिहाजा उन्होंने वो दरख्वास्त या दरख्वास्तें जो उसके साथ मुंसलिक थी वो खारिज कर दी। उस पर एक डिबेट शुरू हुई कि जी जो बाद में 5 रुकनी बेंच में से 3-2 की राय थी वो फाइक होगी या वो 4-3 की। किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो डिटेल्ड जजमेंट आने पे ये बात तय हुई, साबित हुई कि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ 7 में से वो दरख्वास्तें खारिज की थी। मामला सर यहाँ पे नहीं रुका, मामला इस ऐवान में भी डिस्कस हुआ और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने करारदाद मंजूर की जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मुकदमा था, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन था, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ उसको जिस तरह से डील किया गया उस पर भी आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और फिर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने ये करारदाद के ज़रिए ये बात तय कर दी कि फ़ैसला जो है वो 4 जज साहबान का जो मेजॉरिटी डिसीजन है ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान उसको मानता है। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने वफाकी हुकूमत को भी ये हदायत दी कि आप जो अक़लीती फ़ैसले में जारी हदायत हैं उन पर अमल करने के पाबंद नहीं होंगे और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की सेंस ली जाएगी जब भी कोई ऐसा मामला होगा। सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में हुक्मनामा फिर जारी हुआ कि वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो मुहैया करे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो रकूम जो हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर प्रोवाइड करना थी। वफाकी काबीना में जब ये हुक्म आया अदालत उज़्मा से, तो क्योंकि ये ऐवान ऑलरेडी फैसला दे चुका था, अपनी अक्सरीती राय का इजहार कर चुका था, करारदाद अडॉप्ट कर चुका था, तो फेडरल कैबिनेट ने इन फिटनेस ऑफ थिंग्स एंड इन व्यू ऑफ द बैकग्राउंड के ये अल्टीमेटली अमाउंट्स जो हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से उनका जो इजरा की इजाज़त है वो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का आईनी इख्तियार है। तो एक बिल जो है वो वफाकी हुकूमत ने वज़ारत ख़जाना की सिफारिश पे एक बिल जो है वो पेश किया इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में, जिसमें आइन के आर्टिकल 81 की क्लॉज ई के तहत प्रपोज किया गया था कि ये जो एक्सपेंस है इसको चार्ज्ड एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाए ताकि फिर वो एक मसला हल हो और जो वोट है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट पे या फंड्स के इजरा पे वो अवॉइड हो सके। वो मामला कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना और कानून की मंशा के मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना में भी गया। दोनों कमेटीज़ ने यूनानिमसली ये
रिजॉल्व किया कि ये बिल जो है ये गैर ज़रूरी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली पहले ही करारदाद के ज़रिए ये कह चुकी है कि जो 4 जज साहिबान का अक्सरीती फ़ैसला है हम उसको मानते हैं और वो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। वो बिल इस हाउस में पुट किया गया, प्लेस किया गया, और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने वो बिल रिजेक्ट कर दिया। दोबारा जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट किया गया कि जी ये सूरत हाल हुई है, और वजारत ख़जाना और वफाकी हुकूमत के जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल साहब ने एक रिपोर्ट की शक्ल में जब कोर्ट के सामने रखा, तो कोर्ट ने फिर हुक्म दिया कि नहीं, ये अमाउंट्स जो हैं 21 अरब रुपए की, वो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हदायत की कि वो ये रकम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से अवेलेबल करेगा, और वजारत ख़जाना से कहा गया कि आप ये रकम जो है इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे और आप उसकी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है वो कौमी असम्बली से ले लेंगे। ऐसी सूरत हाल से 2-4 सूरत हाल में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने इस मामले का नोटिस लिया। उन्होंने मीटिंग कॉल की जिसमें उन्होंने मुझे भी दावत दी और लीगल पर्सपेक्टिव से मेरी राय भी उन्होंने ली। जनाब स्पीकर, अगर हम आइन का मुताला करें तो आइन के आर्टिकल 81, 82, 83, 84 में, और बल्कि ये आर्टिकल 73 से शुरू हो जाती है सारी स्कीम, एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दर्ज है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज एक्सपेंस के अलावा, और चार्ज एक्सपेंस मैंने पहले इस ऐवान में तफसील के साथ बयान किया था कि वो तनख्वाहें और मुराआत हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इलेक्शन कमीशन की, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कौमी असम्बली, ये वो अदारे हैं जिनके जो रेन्यूमरेशंस और जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमने चार्ज एक्सपेंस में रखा है आर्टिकल 81 में। उसके अलावा जो भी रकम मुख्तस होनी है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, चाहे वो बजट में हो या बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में है, वो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का कुल्ली इख्तियार है कि उसकी अप्रूवल प्रायर या एक्स पोस्ट फैक्टो इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने देनी है। क्योंकि ये ऑगस्ट हाउस ऑलरेडी इस मामले के ऊपर अपनी राय दे चुका था, तो स्टैंडिंग कमेटी ने वजारत ख़जाना को हुक्म दिया और उनकी तजवीज़ के ऊपर वजारत ख़जाना ने वफाकी काबीना के सामने यह मुद्दा रखा। वफाकी काबीना ने इसको डिलिबरेट करने के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट आइन के आर्टिकल 82 की क्लॉज 2 के तहत तलब की और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने दोबारा ये मामला लेके आए। दोबारा इस ऑगस्ट हाउस ने इसको डिलिबरेट किया, इस पर गुफ्तगू हुई। मुझे याद है उस दिन मेरे आयल के उस तरफ बैठे दोस्तों में से मोहसिन लगारी साहब ने भी उस पर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये चार्ज है। फिर उन्हें बताया गया ये चार्ज एक्सपेंस नहीं है। कहा गया कि ये एक्स पोस्ट फैक्टो हमेशा हो जाती है, ये भी समझाया था। और आज फिर ये मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत इन मैनी इंस्टांसेस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को ECC और कैबिनेट से अप्रूव करवा के वो अमाउंट्स जो हैं वो स्पेंड की जाती हैं, लेकिन एक एक अमाउंट को माली साल ख़त्म होने से पहले और बजट आइंदा साल का पेश होने के बाद, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप उस एक एक सप्लीमेंट्री ग्रांट को, उन मोशंस को टेकअप करते हैं, उनको ग्रांट करते हैं या उनको रिजेक्ट करने का इख्तियार आपको होता है। जनाब स्पीकर, इस केस में क्योंकि अदालती अहकामात थे और ये हाउस क्योंकि ऑलरेडी 2 दफ़ा बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी सेंस भी दे चुका था, वोट भी कर चुका था, और इस हाउस का ये हुक्म था वफाकी हुकूमत को कि इस बाला मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रखे बगैर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट्स इस मद में आपने देनी है, तो हमसे आपने अप्रूवल यहाँ से होनी है। उसकी वजह यह है कि आज अगर वफाकी हुकूमत वो 21 अरब रुपए की रकम जारी कर भी दे तो इस हाउस ने कल को एक्स पोस्ट फैक्टो देनी है। तो अगर कल को आप एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल नहीं देते तो वो जो 21 अरब का ब्लैक होल है उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो रिकवर किससे होंगे, वो कौमी खजाने से निकली हुई रकम है, वो कहाँ पे गिनी जाएगी।
तो इसी तनाजुर में सप्लीमेंट्री ग्रांट जो थी काबीना ने कहा कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रखी जाए, और ये सारी बातें आपके सामने रखी गई। ये कुल्ली इख्तियार है आईने पाकिस्तान के तहत अवाम के मुंतखब करदा इस ऐवान का। इस ऐवान ने अपना राइट एक्सरसाइज किया और वो जो ग्रांट थी, जो डिमांड थी मोशन नंबर 64A, वो रिजेक्ट हुई। ये सूरत हाल भी दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अटॉर्नी जनरल साहब ने रखी तो उन्होंने गुज़िश्ता हेयरिंग में जनाब स्पीकर कुछ अहकामात जारी किए जो कि आज वफाकी काबीना के सामने रखे गए। 19 अप्रैल 2023 का जो हुक्मनामा है उसका पैरा 8 में से कुछ पोर्शन मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के गोशगुजार करूँगा, क्योंकि दोबारा ये हुक्म हुआ कि वफाकी हुकूमत ये फंड्स रिलीज़ कर दे और जो मामला है पार्लिमान का और हुकूमत का वो बाद में तय होता रहेगा। अब मैं ज़रा आसान से लफ्ज़ों में बता रहा हूँ जी, तो मैं उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़े भी देता हूँ। When viewed from this perspective, the rejection of demand number 64A has serious constitutional implications. कि इसके बड़े आइनी कुछ मुज़म्मिरात हैं। One possibility is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the Prime Minister, have lost the confidence of the majority of the members of National Assembly. कि जी ये लग ये रहा है कि अगर डिमांड रिजेक्ट हुई है तो वज़ीर आज़म या काबीना जो है तो वो ऐवान का एतमाद खो चुकी है। इस पे लर्नड अटॉर्नी जनरल ने कहा, कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट दिस वाज नॉट सो, कि ऐसी बात नहीं है। ऐवान कौमी असम्बली की अक्सरियत जो है वो आज भी वज़ीर आज़म के साथ है और उन पर एतमाद का इजहार करती है। तो उस पर The federal cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of National Assembly. For present purposes, we accept this statement made by learned Attorney General. उन्होंने कहा हमने ये मान लिया, लेकिन the other possibility then is that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. फिर उन्होंने फिर हुक्म दिया कि अच्छा अगर ये बात है तो फिर ये किस तरह से हो गया, अब इसको दुरुस्तगी भी की जाए और उसको दोबारा मंजूर किया जाए। The learned Attorney General fully appreciated the serious constitutional consequences that would flow were the first possibility reflect the correct position. Furthermore, any future to and fro of this matter between the executive and legislative branches would not advance or serve any constitutional purpose. अब कोर्ट ने कह दिया कि ये जो एग्जेक्टिव और मुकन्ना के दरमियान ये जो है रुकूम के जारी करने का मामला, उन्होंने कहा इसको पसे पुश डाल दिया जाए, मैं आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, और ये अमाउंट जारी कर दी जाए। आज फेडरल कैबिनेट में ये बात डिस्कस हुई एट लेंथ। कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं भी समझता हूँ, आइन मैंने भी पढ़ा है और आज फिर दोबारा पढ़ा और फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर भी पढ़ा कि वजारत ख़जाना जब ये दोबारा डिमांड लेके आई कोर्ट के अहकामात के ताबे, तो एक चीज़ जो मैंने पहले शुरू में कही थी कि आइन के आर्टिकल्स 81, 82, 83, 84 में बिल्कुल ये वजाहत के साथ दर्ज है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, यानी कि जो पब्लिक एक्सचेकर जो स्टेट का जो हुकूमत का गवर्नमेंट का पर्स है, उसमें से जब भी अमाउंट निकलेगी वो मशरूत होगी कौमी असम्बली की मंजूरी से। इस पर्टिकुलर केस में ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान कैटेगोरिकली ये हुक्म दे चुका है और वोट के ज़रिए ये बात कह चुका है कि ये अमाउंट इस हेड में से नहीं दी जा सकती फॉर सर्टन रीजंस, और ये इख्तियार है इस ऐवान का कि वो रीजंस के साथ एंड इवन विदाउट रीजन ऑन द बेसिस ऑफ वोट उन 22 करोड़ अवाम के दिए हुए मैंडेट के तहत आप ये फैसले करते हैं। तो फेडरल कैबिनेट ने आज फिर इस सिचुएशन को असेस करने के बाद, डिलिबरेट अपॉन करने के बाद ये मुनासिब जाना कि इस डिमांड को फॉर कंसिडरेशन एंड डिलिबरेशंस आपके सामने रखा जाए
आज हम इसे किसी बिल की सूरत में नहीं लेके आए, क्योंकि वो एक्सरसाइज हम ऑप्शन पहले कर चुके हैं। मेरी इस्तदा ये होगी कि इन मारूजी हालात में इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का ये आईनी इख्तियार है कि ऐसी सिचुएशन में वो अपने पहले किए हुए फैसलों की ही तौसीक करे, या अगर उस पर नज़र सानी भी करनी है तो ये बात मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ, ये इख्तियार ना वफाकी हुकूमत का है ना किसी और इदारे और अथॉरिटी का है, ये कुल्ली आइनी इख्तियार इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का है, यहाँ बैठे हुए मेरे इन मोअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों का है। तो ये इन गुजारिशात के साथ मैं मज़ीद ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर वज़ीर ख़ज़ाना साहब का भी आप व्यू लेना चाहें, मैंने जो इसको लीगली असेस करके कैबिनेट में आज जो डिस्कशन हुई थी उसका खुलासा आपके सामने रख दिया है। इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के लिए होगा कि इस पर डिस्कस भी करें, और ये बात कि आईने पाकिस्तान ने जो फाइनेंशियल ऑटोनमी और जो इख्तियार इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान को दिया हुआ है उसे एक्सरसाइज करना आपकी मंशा और विल पे है, ना वो मेरी मंशा के ताबे है ना वो वफाकी काबीना के मंशा के ताबे है। ये मैं सिर्फ गोश गुजार करना चाहता था। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया।